सो चैप्टर हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं आज, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इससे पहले हम लोगों ने डिटेल्स में चैप्टर ये पढ़ा हुआ है और काफ़ी अच्छे से एक एक पॉइंट को हमने समझा है। तो एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेंगे इन वेरी वेरी शॉर्ट, जिससे कि चैप्टर आपका रिकॉल हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल्स में समझा हुआ है, क्योंकि ये रिवीजन है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम स्किप करते हुए चलेंगे और मेन मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पहले तो ये समझेंगे कि बाइपोलैरिटी, तो बाई मतलब दो, पोलैरिटी दो पोल। तो हमें पता है, यहाँ पे मैप आपको दिखाई दे रहा है, हमें मालूम है कि ये देखो, यूएसएसआर की एक सोवियत यूनियन एक रीजन था, यूएसएसआर, और एक रीजन था आपका यूएसए अमेरिका। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही जो दो पावर थी, ये एक सुपर पावर बनकर अराइज हुई थी, उभरी थी, और वर्ल्ड को डोमिनेट यही कर रही थी। तो इन दोनों के बीच में, यानी यूएसएसआर जो कि रशिया जिसका मेन, देखो ये तो आपको पता ही नहीं, यूएसएसआर जो कि रशियन, आपको ये मैप में दिख रहा होगा, जो भी ब्राउन कलर के हाईलाइट में है, वो सारे कंट्रीज़ यूएसएसआर के बाउंडिंग में थे, ठीक है। जिसमें लाविया, बेलारूस, यूक्रेन, है ना, सब दिख रहा है आपको, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें और भी कुछ कंट्रीज़ हैं साइड साइड में, या आर्मेनिया हुआ। तो ये सारे किसके पार्ट थे? ये यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूएसएसआर के एक बाउंडिंग में थे। जैसे कि इनकी जो मिलिट्री हुई, है ना, इनके और भी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हुई। तो ये सिक्योरिटी को बचाने के लिए कोई और ना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी रशियन, इसमें रशिया और यूरोप के बीच में जो कंट्रीज़ पड़ रहे थे। तो कुछ कंट्रीज़ जो थे उन्होंने सोचा कि चलो हम यूएसएसआर के एक उसमें आ जाए, ग्रुप में आ जाए। तो वो उधर से एक एग्रीमेंट बन गया। फिर इधर ईयू का, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक अलग ग्रुप बन गया, जिससे कि उनके जो बाउंड्रीज़ हैं वो सिक्योर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सिंगल अकेले होता है ना कि पांच, एक सिंगल उंगली है, फिर वही सिंगल पांच उंगली बन जाएगी तो मुट्ठी बन जाएगी, मजबूती आ जाएगी। तो इसमें एक दूसरे को इकोनॉमिकली, मिलिट्री से हुआ, वेपन से हुआ, मेनली रशिया ही सपोर्ट करने लगा, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा कंट्री था इस यूएसएसआर में। तो बाकी बाउंड्रीज़ को भी सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें रशिया के पास थी, और रशिया के पास वो पावर थी और उतनी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर होता था। कोल्ड वॉर का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वॉर नहीं होते थे, लेकिन आपस में एक दूसरे को पावर दिखाते थे ना, आँख दिखाना जैसे होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये यूएसएसआर क्या है, ठीक है ना। यूएसएसआर क्या है? तो यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमें यही पता चल गया कि एक सोशलिज़म यहाँ पर है, इसकी जो इकोनॉमी है, इसकी जो पॉलिटिक्स है, वो क्या है? सोशलिज्म है, ठीक है ना। कम्युनिस्ट है या सोशलिस्ट हम कह सकते हैं। केम इनटू बीइंग द सोशल रिवोल्यूशन इन रशिया 1917। तो 1917 में ये एक ग्रुप बना। बेसिकली रशिया में जो रिवोल्यूशन हुआ था सोशलिस्ट लोगों का, यहाँ से ग्रुप बन गया, और यहीं से इनकी जो पॉलिटिक्स सिस्टम है, इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो सोशलिज़म हो गया। तो सोशलिज़म का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जो भी बड़े बड़े सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हुआ, रेलवे हुआ, और भी जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, वो किसके हाथ में रहते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की सैलरी से घर को चलाना होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की ही सारी चीज़ें होती हैं, और हमें गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है, पब्लिक को गवर्नमेंट के लिए काम करना होता है। उसे बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो बट इसमें दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट का, लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कंट्रोल, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल होता है कि
अगर किसी को लाइफ स्टैंडर्ड अपना बढ़ाना है तो वो उतना उस तरीके से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अपने प्राइवेट बिजनेस करना है तो प्राइवेट बिजनेस नहीं कर पाएगा, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे थे अपने प्राइवेट बिजनेस, अपना मिक्स कल्चर में भी रह सकते थे, लेकिन यहाँ सोशलिज्म में पर्टिकुलर कल्चर है, ठीक है, उस कल्चर में ही आपको रहना है। जो भी गवर्नमेंट जिस तरीके से अलाउ कर रही, जितनी बाउंड्री दे रही है उतनी बाउंड्री के अंदर पे आपको रहना पड़ेगा। इससे लोग क्या हो गए थे कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, आगे पढ़ेंगे हम लोग ये, ठीक है ना। तो यही बताया जा रहा है कि वॉट इज़ सोवियत सिस्टम, दैट इज़ जहाँ पे इकोनॉमी या पॉलिटिक्स सोशलिज्म हो, जहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी हो, बहुत ज़्यादा बंधी हुई हो, ठीक है, जहाँ पे अपोजिशन नहीं है, ठीक है, अपोजिशन ना हो। ये देखो, नो अपोजिशन, कि बिल्कुल डोमिनेंट एक ही पार्टी का डोमिनेंट है, बाकी कुछ कोई अपोज नहीं कर सकता है, कोई रैली नहीं निकाल सकता है, कोई कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है किसी चीज़ का, तो अपोजिशन बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो गवर्नमेंट जो मन चाहे वो करे, न्यूज़पेपर एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज को पूरा कंट्रोल होता है इनका, जैसे चाहे जो छापे, जो छपवाए, तो ये इस तरीके से ना अपोजिशन। फिर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, मैंने बताया स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट के हाथ ही में सारी चीज़ें रहती हैं। इकोनॉमी डेवलप ज़रूर होती है क्योंकि गवर्नमेंट अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज़ करती है और डेवलप करने की कोशिश करती है। गुड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, जब किसी एक हाथ में कंट्रोल में कोई चीज़ होती है ना, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होगा ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे इंडिया का एग्जांपल है, इंडियन पुलिस हुई, अब जगह चौकी थाने हैं, सबका आपस में कॉन्टैक्ट्स बटे हुए हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ भी अगर कोई कोई चोरी हो गई कोई चीज़, तो फ़ौरन क्या करते हैं, टेलीकॉम में फ़ौरन इन्फॉर्मेशन को डाल देते हैं, सारे जितने भी थाने चौकी हुए हर जगह इन्फॉर्मेशन वो फ़ोटो चली जाती है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ ना ये। तो जो गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट में वो कम्युनिकेशन एक बंधा रहेगा। अब ये क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो सोशल इकोनॉमी में सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, तो वो अपना कंट्रोल कैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अपने हाथ में ले सकते हैं, जहाँ जो जैसे गाइड करना चाहे वैसे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा ही होगा क्योंकि अपने हिसाब से वो चला सकते हैं ट्रांसपोर्ट की, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट पर तो कुछ भी अकेले कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने हिसाब से। फिर क्या था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड ऑयल आयरन, तो यहाँ पर ये जो जितने भी ये कंट्रीज़ है ना, इनको एनर्जी बहुत है, ऑयल है, आयरन है, स्टील है, मशीनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग बहुत होती है। अब ये कि टेक्नोलॉजी और अच्छी होती तो और अच्छी माइनिंग और अच्छे प्रोडक्शन होता, ठीक है ना। तो जितनी टेक्नोलॉजी थी, तो रशिया ने भी बाकी कंट्रीज़ में भी आकर, जैसे जो उसके यूएसएसआर में थे, तो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर किया ताकि बाकी उसके पावर बढ़े और उसकी कंट्रीज़ की पावर बढ़े, तो ओवरऑल यूएसएसआर की पावर बढ़े, ठीक है। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, हाँ ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। देखो, कुछ अगर हम कुछ एडवांटेज पढ़ रहे हैं जिसमें गुड कम्युनिकेशन, गुड ट्रांसपोर्टेशन, तो कुछ डिसएडवांटेज भी पढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब आपस में ही इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बाहरी दुनिया से कनेक्शन थोड़ा सा कम रहता है इन लोगों। सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, पहले वो अपने ही अंदर अंदर चीज़ों को देखते हैं, भाई आपस में खा लें पी लें बांट लें, आपस ही में शेयर कर लें, बिज़नेस कर लें आपस ही में कर लें, ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। ये सोशलिज़म इकोनॉमिक का ये पॉलिसी का एक ये है तरीका है। तो बाहर वालों को जल्दी नहीं बुलाएंगे, ना ही बाहर अपने बंदों को भेजेंगे, ना ही टेक्नोलॉजी उतनी शेयर कर, खुद खुद जितना चाहे उतना डेवलप करें, उसी हिसाब से बाहर से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखते। बाहर मतलब वेस्टर्न साइड हुआ, जैसे अमेरिका हुआ या यूरोप हुआ, वो इन लोग अपने में ही रहते हैं, ठीक है। तो वापस मुझे लग रहा है डिटेल्स में लेक्चर जा रहा है। फिर मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग फॉर ऑल सिटीज़न, तो एक अच्छी बात होती है। अगर एक डिसएडवांटेज है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं सकते हो, तो घटा भी नहीं सकते हो, क्योंकि एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट देती ही है। अब मिनिमम स्कूलिंग गवर्नमेंट के हाथ में, स्कूल है, सब कुछ गवर्नमेंट का है। अपने स्कूल भेजने में उसे क्या दिक्कत है, स्कूल तो भेजेगी, ठीक है, सैलरी उतनी देगी। लेकिन किसी को बहुत अच्छा स्कूल चाहिए, बहुत अलग 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 लेवल की पढ़ाई चाहिए, तो वो चीज़ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो वो उसके गवर्नमेंट स्कूल में रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो एक ये डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सब्सिडी वेलफेयर स्कीम।
तो गवर्नमेंट है ना, एक एडवांटेज जैसे मैंने कहा सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, तो कुछ ना कुछ वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी देती है। कोई भी अगर आप सब्सिडी मतलब समझ गए, हेल्प देना, एक फाइनेंशियली हेल्प करना, या वेलफेयर स्कीम मतलब वेलफेयर वही हुआ, एक सपोर्ट करना। ठीक है, हो सकता है किसी को घर खरीदना है तो उसमें सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ही सब कुछ है, गवर्नमेंट को तो सैलरी देनी देनी है। प्राइवेट कुछ है ही नहीं किसी को। प्राइवेट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। हाँ, सैलरी कम मिलेगी, सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलेगी जैसे प्राइवेट के हाथ में रहती है। लेकिन हाँ, ये साथ में एक एडवांटेज है कि एम्प्लॉयमेंट मिलना ही मिलना है, कि गवर्नमेंट सबको देगी देगी खाने के लिए। ठीक है ना। जैसे अगर अगर इंडिया कंपेयर करें तो नहीं, बहुत सारी बेटी लड़कियों की योजनाएं हैं, कन्या योजना, ये सब है ना योजनाएं, जो गवर्नमेंट जब मिनिमम पैसे देती ही है। तो ऐसे समझ सकते हो तुम। फिर उसके बाद लैंड प्रोडक्टिव, ये लैंड प्रोडक्टिव एंड लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स एंड कंट्रोल बाय सोवियत। तो जितनी भी लैंड है, जो भी जहाँ पर प्रोडक्शंस है ज़मीनों का, जो भी क्रॉप्स हुई या जितनी भी चीज़ें होगी, ये सब है ना कौन ये करेगा, सोवियत स्टेट पूरा ये डील करेगा, सब इसके हाथ में रहेगा, प्राइवेट के हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यूएसएसआर की एक तरीका था उनको वो करने का, चलाने का, गवर्नमेंट चलाने का एक तरीका था। अब सवाल ये कि प्रॉब्लम क्या थी भाई, क्यों टूटा, मतलब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मालूम है, एंड ऑफ बाईपोलैरिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, यही पढ़ना है कि किस तरीके से जो यूएसएसआर और यूएसए, ये दोनों के बीच में तनातनी रहती थी, कोल्ड वॉर होता था, जिसमें से यूएसएसआर ख़त्म हो गया। जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो बाईपोलर माने जो दो साइड, तो एक साइड तो ख़त्म हो गया, बचा सिर्फ अमेरिका। तो वही बता, इसमें मेनली यही है कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो, जो ग्रुप था एक कंट्रीज़ का, इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो प्रॉब्लम क्या थी इन द सोवियत सिस्टम में। एक तो ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन बहुत था। ऑथोरिटेरियन मतलब कि अपना हक जताना लोगों के ऊपर, भाई तुम मेरे हो, जैसे हम कहें वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें इतना स्पेस मिलेगा, तुम्हें ये फेस्टिवल मनाने, तुम्हें इतने दिन छुट्टी मिलेगी इस फेस्टिवल इस चीज़ को वो करने के लिए, है ना। तो ये सारी ब्यूरोक्रेटिक मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना। जैसे कि न्यूज़ एजेंसी का इनका कंट्रोल था, भाई जो चाहे वो नहीं छाप सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल था कि ओपनली आप न्यूज़ या कुछ भी गवर्नमेंट की कमियां गिनाना चाहो या शो या एक्सपोज करना, एक्सपोज नहीं कर सकते हो। तो आपस मतलब अंदर ही अंदर रहना है, अपने कंट्री के अंदर ही अंदर रहना, उसी कल्चर को ही सेलिब्रेट करना है। और एक पर्टिकुलर एक बंधी हुई लाइफ थी बहुत। ठीक है ना। लैक ऑफ डेमोक्रेसी मतलब वही हुआ कि अपोजिशन ही नहीं है, जो भी है खुद ही राजा बने बैठे हुए हैं ऐसे। तो कुछ अपोजिशन नहीं है भाई। जब आप न्यूज़ एजेंसी, सारी एजेंसी को आप कंट्रोल कर लोगे, तो फिर क्या ही बचेगा, पोजीशन बचेगा ही कहाँ। फिर एब्सेंस ऑफ फ्रीडम स्पीच, ये तो मैंने अभी बताया। ठीक है ना, कि आपको पूरा कंट्रोल किया जाता है ना, आप उसके अगेंस्ट बोल नहीं सकते हो, खुल के रह नहीं सकते हो बाहर। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, टेक्नोलॉजी हुई, चीज़ें हुई, सामान हुए, जिस तरह बाहर लोग रहते हैं, लोग मंगवा लेते हैं, यहाँ पे नहीं मंगवा सकते थे। आप अपनी कंट्री का सामान इस्तेमाल करिए। कम्युनिस्ट पार्टी थी अनअकाउंटेबल टू द पीपल, पीपल के लिए जिम्मेदार नहीं थी वो। रशियन डोमिनेटेड था। एक मेन ये एक कंट्रीज़ तो और भी थे यूएसएसआर के अंडर में, काफ़ी कंट्रीज थे, लेकिन डोमिनेशन किसका था, रशिया का था, क्योंकि रशिया ही मेन बड़ा था, पावरफुल भी था हर तरीके से। तो बाकी कंट्रीज भी वो अपने आप को वो समझ रही थी कि यार पूरा कंट्रोल इनके पास है, जो चाहे वो कर रहे हैं। खुद की पहचान नहीं हो पा रही थी उन कंट्रीज़ की, यूएसएसआर जो रशिया की मेन पहचान हो रही थी। पीपल निगलेक्टेड एंड सप्रेस, निगलेक्ट किए जा रहे थे लोगों की डिमांड को, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को दबाया जा रहा, सप्रेस में दबाया जा रहा था। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीछे होता जा रहा था यूएसएसआर, क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी उन्हें मंगानी नहीं थी, बाहर की दुनिया से मतलब नहीं रखना था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें काफ़ी पीछे होता जा रहा था, जो जबकि यूरोप में जो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ वहाँ पर भी, लेकिन वो आगे बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अमेरिका से पूरी टेक्नोलॉजी या पूरा सपोर्ट मिला हुआ था उसे। कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी, जैसे क्रॉप्स में इसमें थोड़ी शॉर्टेज हो रही थी। ठीक है। फूड इंपोर्ट इंक्रीज,
फिर धीरे धीरे क्या होने लगे, शॉर्टेज होने लगी, तो फूड्स, खाना पीने की चीज़ें सब बाहर से इंपोर्ट मंगाने लगे। तो इस तरीके से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो डेफिनेटली कुछ तो एक चेंजेस आना ही पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी पर गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ के जो एक लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, यहाँ इसने एक नई सोच रखी कि यार कुछ ना कुछ रिफॉर्म किया जाए, लोग खुश नहीं हैं, ठीक है, कुछ तो वेस्टर्न कल्चर से हम लोग एक थोड़ा सा इंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो यही बताया रिफॉर्म के जो दो तरीके हैं वो तरीके बताए। देखो रशियन लिखा हुआ है, पेरिस्तोरिका एंड ग्लासनोस्ट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसने सो पेरिस्टोरिका एंड ग्लासनोस्ट, तो ये एक पॉलिसी थी, इसने दी गोर्बाचेव ने। ये पॉलिसी ये थी कि फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है ना। क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम मिलना चाहिए, स्पीच, अपने कोई व्यूज़ हैं। और जिस तरह दबा के रखा जा रहा था लोगों को, खाना पीना गवर्नमेंट दे रही थी, सब कुछ सहूलियत दे रही थी, लेकिन ये है कि वो ओपन नहीं थे। तो फ्रीडम मिलना